सन 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखपुर के अंग्रेज मजिस्ट्रेट को नेपाल और अंग्रेज कंपनी के बीच विवादित जमीन को लेकर एक पत्र लिखा था और उसे यह कहा कि यदि महाराजा नेपाल को पत्र भेजने के 25 दिन के अंदर नेपाल उस विवादित जमीन को खाली न करते तो गोरखपुर से कंपनी की सेना भेजकर उस भूमि पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया जाए। इस बात से नेपाली समझ गए कि अंग्रेज युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं। नेपाली जाति एक वीर जाति है। उस समय तक अपने समस्त इतिहास में उन्हें कभी भी पराधीनता या पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने लड़ाई के इस आह्वान को स्वीकार कर लिया। फिर भी उन्होंने गवर्नर जनरल के अशिष्ट पत्र का उत्तर अत्यंत शिष्ट भाषा में दिया, जिसमें नेपाल दरबार ने अपनी ओर से मित्रता कायम रखने की इच्छा प्रकट की। उधर गोरखपुर के मजिस्ट्रेट ने 25 दिन समाप्त होते ही विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के लिए 3 कंपनी गोरे सिपाहियों को रवाना कर दिया। गोरखे अभी तक इसके लिए तैयार नहीं थे। वे अंग्रेज़ी सेना का विरोध किए बिना एक बार पीछे हट गए। अंग्रेज़ी सेना उस इलाके में कुछ थाने कायम करके वापस आ गई, किंतु अंग्रेज़ी सेना अभी गोरखपुर पहुंची भी नहीं थी कि 29 मई सन 1814 को सवेरे गोरखा सेना ने नए अंग्रेज़ी थानों पर हमला करके उस इलाके पर फिर से कब्जा कर लिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स समझता था कि नेपाली इस ज़बरदस्ती को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे, किंतु गोरखा सेना के हमले ने मामले को संगीन बना दिया। अब अंग्रेज़ों के लिए इस हमले का जवाब देना आवश्यक था, किंतु हेस्टिंग्स के मार्ग में अभी 2 कठिनाइयाँ थीं। एक तो प्रिंसिप के अनुसार गवर्नर जनरल चाहता था कि युद्ध के ऐलान से पहले जो अंग्रेज़ उस समय नेपाल के साथ व्यापार कर रहे थे उन्हें अपनी पूंजी सहित नेपाल से वापस बुला लिया जाए। दूसरा, यदि युद्ध देर तक चला तो उसके लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी, उसका भी प्रबंध करना था। जून सन 1814 में मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स धन की तलाश में कलकत्ता से उत्तर की ओर रवाना हुआ। कंपनी की आर्थिक स्थिति उस समय खासी गिरी हुई थी। कंपनी की हुडियाँ बाजार में 12% बट्टे पर बिकती थी, किंतु कंपनी और उसके अंग्रेज अफसरों की पुरानी कामधेनु अवध का नवाब अभी भी मौजूद था, जिससे अंग्रेज पहले भी धन ले चुके थे। नवाब गाजिउद्दीन हैदर उस समय अवध की गद्दी पर था। कहते हैं कि अंग्रेज रेजिडेंट मेजर बेली के बुरे व्यवहार के कारण नवाब गाजिउद्दीन हैदर जिंदगी से बेजार हो रहा था। गवर्नर जनरल के पास इसकी शिकायत पहुंची और गवर्नर जनरल फौरन लखनऊ के लिए चल दिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 13 अक्टूबर सन 1814 के अपने निजी रोजनामचे में लिखा है कि नवाब मेजर बेली के अनुचित व्यवहार के नीचे हर घंटे आहें भरता था। उसे यह आशा थी कि मैं इस अन्याय से उसे छुटकारा दिला दूंगा, किंतु मैंने उसके ऊपर मेजर बेली के प्रभुत्व को रिबट लगाकर और भी अधिक पक्का कर दिया। मेजर बेली अत्यंत छोटी से छोटी बातों में भी नवाब पर हुकूमत चलाता था। जब कभी मेजर बेली को नवाब से कुछ कहना होता था, वह चाहे जिस समय बिना सूचना दिए नवाब के महल में पहुंच जाता था। अपने आदमियों को बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर ज़बरदस्ती नवाब के यहाँ नौकर रखा देता था और ये लोग ही नवाब के सब कामों की खबर देने के लिए मेजर बेली के जासूसों का काम करते थे। इस सबसे बढ़कर मेजर बेली जिस हाकिमाना शान के साथ हमेशा नवाब से बातचीत करता था, उसके कारण उसने नवाब को कुटुंबियों और प्रजा तक की नज़रों में गिरा रखा था। इस पर भी कहा जाता है कि नवाब गाजिउद्दीन लॉर्ड हेस्टिंग्स से इतना खुश हुआ कि अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसने उसी समय अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को 2.5 करोड़ रुपए कर्ज दे दिए। मेजर बर्ड ने विस्तार के साथ बयान किया है कि यह 2.5 करोड़ की नई रकम नवाब गाजिउद्दीन को किस तरह सताकर और किस तरह की यातनाएं दे देकर वसूल की गई। इस यात्रा में ही हेस्टिंग्स ने नेपाल युद्ध के लिए अपनी विस्तृत योजना तैयार की और लखनऊ से ही 1 नवंबर सन 1814 को नेपाल के साथ युद्ध का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नेपाल का राज उस समय के कंपनी के राज से कहीं छोटा था। दोनों राज्यों के बीच पंजाब में सतलुज नदी से लेकर बिहार में कोसी नदी तक करीब 600 मील की लंबी सरहद थी। युद्ध का ऐलान करने से पहले गवर्नर जनरल ने इस सरहद के 5 अलग अलग स्थानों से 5 सेनाओं द्वारा नेपाल पर हमला करने का प्रबंध कर लिया। यह 5 सेनाएं अलग अलग जगह नेपाल के सरहद पर लगाई गई थी, जिसमें सबसे पहली सेना कर्नल आक्टरलोनी के अधीन लुधियाना में नियुक्त की गई। यह वही आक्टरलोनी था जिसका जिक्र पहले कई बार मैं कर चुका हूँ, जो दिल्ली में मुसलमानी तर्ज से रहता था और जिसने अनेक हिंदुस्तानी रंडियाँ रख रखी थी, जिनसे वह गुप्तचरों का भी काम लिया करता था। आक्टरलोनी के अधीन करीब 6000 हिंदुस्तानी पैदल
और तोपखाने के सैनिक थे। यह सेना सतलुज के निकट की पहाड़ियों पर से नेपाल पर हमला करने के लिए थी। दूसरी सेना मेजर जनरल जिलेस्पी के अधीन मेरठ में थी, जिसका काम श्रीनगर और नाहन पर हमला करना था। इस सेना में करीब 1000 गोरे सिपाही और 2500 देसी पैदल थे। तीसरी सेना मेजर जनरल वुड के अधीन बनारस और गोरखपुर में जमा की गई। इस सेना में करीब 1000 गोरे और 3000 देसी सिपाही थे। इसका काम बूटवाल के रास्ते पाल्पा में प्रवेश करना था। चौथी सेना मेजर जनरल मार्ले के अधीन मुर्शिदाबाद में जमा की गई। इसमें 907 गोरे और करीब 7000 देसी सिपाही थे। नेपाल पर हमला करने के लिए यही मुख्य सेना थी। इसका काम गंडक और बागमती के बीच के दर्रों से होकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पर हमला करना था। पांचवीं सेना और अधिक पूर्व में कोसी नदी के उस पार मेजर लेटर के अधीन जमा की गई। इस सेना में करीब 2000 सिपाही थे। मेजर लेटर का मुख्य कार्य पूर्णिया के सरहद की रक्षा करना और सिक्किम के राजा को नेपाल के विरुद्ध अपनी ओर फोड़ना था। इस तरह अंग्रेज सरकार ने 30,000 सेना में तोपों आदि को नेपाल पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया। इस सेना के मुकाबले के लिए नेपाल दरबार मुश्किल से 12,000 सेना जमा कर सका। नेपाली अंग्रेज़ों के मुकाबले में न इतना धन खर्च कर सकते थे, न उनके पास इतने अच्छे हथियार थे और न वे कूटनीति में अंग्रेज़ों की टक्कर के थे। फिर भी नेपालियों ने कैसे अंग्रेज़ों को मात दी थी, इसको जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।